नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कहते हैं कि भरोसा बनने में सालों लगते हैं। जी हां, लेकिन टूटने के लिए एक झटका ही काफी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देश का फ्यूचर कहा जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में पिछले कुछ महीनों में मानो ऐसे झटकों की बयार सी लगी हुई है। ओला प्योर ईवी के बाद लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर ओकिनावा में भी एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई है, जिसके बाद पहली बार देश की प्रमुख ईवी निर्माता कंपनी ओकिनावा ऑटोटेक ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रेस प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर के लगभग 3215 यूनिट्स को वापस से मंगा लिया है। क्या है ये पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। धू धू कर जलते भविष्य कहे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन, क्या यही है देश का भविष्य? रोजाना सामने आ रहे ईवीज में आग के मामले से ये सवाल हर किसी के जहन में आग की तरह फैल रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्राहकों ने अपनाना शुरू ही किया है और फिलहाल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बजट में आ रहे हैं तो इनकी बिक्री में भी कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन हाल ही की कुछ घटनाओं में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के आग पकड़ने से लोगों में कहीं ना कहीं डर सा बना हुआ है। पहले ओला, फिर प्योर ईवी और अब ओकिनावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय में 6 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने आग पकड़ी है। इनमें से लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ओकिनावा का है, जिसमें आग लगने की वजह से 40 ईवीज और जलकर खाक हो गए। और ये कोई नई बात नहीं है कि ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। कुछ ताजा घटनाओं पर नजर डालें तो पिछले सितंबर महीने में पुणे में प्योर ईवी के 2 स्कूटर जले थे। वहीं अक्टूबर 2021 में ओकिनावा के ही स्कूटर ने आग पकड़ ली थी। दिसंबर 2021 में HCD इंडिया के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगी, जिसमें एक 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई थी। वहीं घटना के बाद जनरल मोटर्स ने 73,000 बोल्ट ईवीज को रिकॉल किया था और बोल्ट की भी सभी गाड़ियों को वापस मंगवाया गया था। साथ ही ह्युंडई ने 82,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को वापस मंगाया था। तमिलनाडु के ओकिनावा डीलरशिप पर रखे इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने के बाद आग ने पूरी ओकिनावा डीलरशिप को ही चपेट में ले लिया। यही वजह है कि कंपनी ने देश भर में बिके 3,215 प्रेस प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को जल्द वापस बुलाया है। दरअसल ओकिनावा के साथ अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड्स अपने ईवी में लिथियम आयन बैटरी मुहैया कराते हैं, जो इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की सबसे बड़ी वजह है। अब तक सामने आए ज्यादातर मामले में इस बैटरी पैक के गर्म होने के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर ने आग पकड़ी है। ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए कूलिंग डिवाइस लगाना। इसके अलावा किफायती रखने के लिए ईवी में खराब पुर्जों का इस्तेमाल भी बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सीधे ग्राहक की जान को खतरा होता है। लेकिन सवाल यह है कि आए दिन सामने आते ईवीज वाहनों में आग के मामलों के बाद किस तरह कंपनियां ग्राहकों के दिल में भरोसा बना पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश। चलिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर ये क्या नई समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। निकुंज सांघी, पास्ट प्रेसिडेंट फाड़ा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निकुंज जी, स्वागत है आपका स्वदेश आर में। चर्चा अब काफ़ी गहन हो चुकी है। लगातार जो हादसे ईवीज को लेकर हम देख रहे हैं, अब इसकी तादाद बढ़ रही है। अब तस्वीर इसकी डरावनी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको कि हम एक समय में भविष्य मान रहे थे। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे कहाँ पर आपको लगता है चूक हुई है? देखिए, इलेक्ट्रिक हमारा फ्यूचर है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ये हमारा फ्यूचर है। और खाली हमारा ही नहीं, पूरे विश्व का फ्यूचर है। और पूरा विश्व धीरे धीरे और काफी तेज गति से इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहा है। भारत में ये पिछले कुछ महीनों में घटनाएं हुई हैं और सरकार ने इसकी गंभीरता को समझा है। और इसकी गंभीरता को समझते हुए उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें ARI, ICAT, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज और ईवी एक्सपर्ट्स को लिया है, जो गहनता से जांच करके और एक्चुअल वजह क्या है इस आग लगने की, उसकी जांच करेंगे और अपने रिकमेंडेशंस देंगे। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को लेने से हो, चाहे वो सेफ्टी प्रोटोकॉल से लेने से हो, चाहे वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर सही है कि नहीं है, उन सारी चीजों के ऊपर जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे। और सरकार ने ये अश्योरेंस दिया है कि ये रिपोर्ट आने के बाद बहुत गंभीरता से इस रिपोर्ट को लेके उसके रिकमेंडेशंस को लागू किया जाएगा।
तो हमें बहुत जल्दी एक नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। ये एक डेफिनेटली बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंताजनक विषय है, और इससे जान माल को दोनों को ही खतरा है। तो वो सारे स्टेप्स लेने जरूरी हैं ताकि जो ट्रस्ट एंड फेथ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर वो नहीं उठे, और जितनी भी ये नई कंपनियां आ रही हैं ये अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मेंटेन करें ताकि कस्टमर का फेथ ईवीज पे से नहीं उठे और ईवीज हमारा फ्यूचर साबित हो हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ये जरूरी है। जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? माना हमने कि जब ये तमाम नियम, जब ये ढांचा तैयार किया जा रहा था तभी सभी तरह की सोच और सभी तरह की इमरजेंसीज को यहाँ पर कंसिडर किया होगा, लेकिन अब जो लगातार आग लगने के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको रोकने के लिए, इस पर जाँच करने के लिए क्या कुछ कदम उठाने ज़रूरी हैं? देखिए, जांच करने के लिए तो सरकार ने ऑलरेडी कदम उठा लिया। एक बहुत सीनियर लेवल कमेटी को ये जिम्मा दिया गया है जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट दोनों इन्वॉल्व हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो ये 3-4 बड़ी आग की घटनाएं हुई हैं जिसमें कुछ जान को भी खतरा का भी नुकसान हुआ है और माल का भी नुकसान हुआ है, उसको ढंग से जांचे। क्या वो बैटरी की वजह है, क्या वो और किसी कंपोनेंट की वजह है, क्या वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह है, उसको जांचें और अपने रिकमेंडेशंस दें। तो एक उस बारे में तो एक सीनियर लेवल कमेटी ऑलरेडी गठित कर दी गई है। पर इमीडिएटली जैसे ओकिनावा ने एक स्टेप लिया कि वो उस जांच रिपोर्ट की वेट किए बिना अपने 3200 स्कूटर रिकॉल किए हैं, ये जांचने के लिए कि क्या वाकई में बैटरी की कोई कमी है या किसी कंपोनेंट की कमी है। ये मैं कहूंगा ओकिनावा का बहुत अच्छा और मैच्योर कदम है। पर चिंता यह है कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जिनके यहाँ डीलरशिप्स ही नहीं है। वो कहाँ पे वो कॉल, अगर उनको वापस कॉल करना है, एक रिकॉल बैठाना है, तो वो रिकॉल कहाँ करेंगे, वो रिकॉल के लिए कस्टमर कहाँ जाएगा, कहाँ उनके स्कूटर्स की जांच होगी। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जहां पे अगर कोई भी कमी किसी भी बैच के अंदर आती है तो मैन्युफैक्चरर तुरंत उस कमी को आइडेंटिफाई करके और कस्टमर के यहां तक पहुंच के उस डिफेक्ट को रिमूव कर सके। तो वो सेफ्टी प्रोटोकॉल, वो एक प्रोसेस जो होना चाहिए, उसका तुरंत इंप्लीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ये जो ट्रस्ट एक बिल्डअप होना है प्रोडक्ट में, वो ट्रस्ट रहे और लोग बाग घबरा के ये नहीं कि हम ईवी अब लेंगे ही नहीं क्योंकि इसमें तो आग लग जाती है। ये किस तरीके से प्रिवेंट करें, ये इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मेरे ख्याल से इसमें इंडस्ट्री को एक साथ आके और कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द पहले तो ये जांचें कि क्यों ऐसा हो रहा है और फिर अपने प्रोडक्ट्स जहां जहां पे भी ये जिन जिन बैचेस में ये प्रॉब्लम आई है उनको तुरंत रिकॉल करके उन पे करेक्टिव एक्शन लें, तभी ये ट्रस्ट हम वापस जीत सकेंगे कस्टमर का। देखो जी, आप इतने बड़े जानकार हैं, आप देश दुनिया में भ्रमण करते होंगे, मुझे बताएं विदेशों में किस तरह से सेफ्टी प्रोटोकॉल और तमाम गाइडलाइंस जो हैं वो काम करती हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत ने भी किसी तरह की गुंजाइश यहाँ पर छोड़ रखी होगी अंतर्राष्ट्रीय तर्ज पर यहाँ पर गाइडलाइंस रिलीज करने के लिए, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या इस तरह की शिकायतें, इस तरह की चूक और इस तरह के रिकॉल्स हमने आते हुए देखे हैं? राष्ट्रीय बाजार में भी ऐसा होता है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि टेस्ला तो एक सबसे ज्यादा टेस्टेड प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा ट्रस्टेड प्रोडक्ट है और जिसका दिन प्रतिदिन पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड के अंदर कंटिन्यूअसली विस्तार हो रहा है। गीगा फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं और उनकी इतनी लंबी लंबी बुकिंग लिस्ट है कि वो गाड़ियां डिलीवर नहीं कर सक रहे। उनकी गाड़ियों में भी आग लगी है, उनकी गाड़ियों में भी बिना वार्निंग के आग लगी है, सड़क पे चलती चलती गाड़ी के अंदर आग लगी है। तो टेस्ला जहां पे इतना R&D हुआ है, जिसपे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हैं गाड़ी तैयार करने में और गाड़ी लॉन्च करने में, वहां पे भी ये इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि खाली भारत में हो रहा है और विश्व में नहीं होता, पर भारत में जिस तरीके से 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की एकदम से तादाद बढ़ी है, तो उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो तो शायद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बढ़ाने पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, जो कंपोनेंट, ज्यादातर कंपोनेंट इंपोर्टेड है, चाहे वो बैटरी है, चाहे वो स्टार्टर मोटर्स हैं, वो चाइना से, ताइवान से, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट हो रहे हैं।
एक बहुत सख्त गाइडलाइन उनकी, जब वो इंपोर्ट हुए हैं उनकी क्वालिटी का चेक हो, उनके बैच का चेक हो, ताकि जब वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में जाएं तो उसकी वजह से आगे कोई नुकसान नहीं हो। अभी तो हमारी इंडस्ट्री इन्फेंसी में है, अभी तो मैं कहूंगा उसका बचपन भी पूरा नहीं आया है। अगर अभी हम ये सारी चीजें कंट्रोल कर लेंगे तो आई एम श्योर इस इंडस्ट्री का आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है। क्या इस प्रोटोकॉल में ऐसा कोई प्रावधान है जहां पर आप, जहां से इंपोर्ट हो रहा है, जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सेलर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो आइडेंटिफाई किए जाएं, ताकि कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी पे कंट्रोल रहे और आपको पता रहे कि इस तरह के हादसे आने वाले वक्त में नहीं होंगे? क्या इस तरह के प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं? क्या कुछ आपको लगता है कि छूट रहा है और अब ये सब हादसों को देखते हुए वक्त आ गया है कि इसमें बदलाव किए जाए और ये एडिशंस किए जाएं? देखिए, बदलाव तो डेफिनेटली लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं। एकदम से 100-150 यूनिट ऐसे आ गए हैं जो 2 व्हीलर्स बना रहे हैं। ओकिनावा का हमको मालूम है, हेलो इलेक्ट्रिक मालूम है, ओला मालूम है। ये तो सब कुछ बड़े नाम हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे कितने बेनामी छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसके बारे में आप और हम ना पढ़ते हैं और ना देख सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है कि उनके यहाँ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं वो कैसे एनफोर्स हो रहे हैं, क्या उतनी रोड टेस्टिंग हुई है, क्या उतने मॉडल्स को टेस्ट किया गया है, उनके कंपोनेंट्स को टेस्ट किया गया है, और जो कंपोनेंट उन्होंने हमारी संस्थाओं में दिए हैं टेस्टिंग के लिए, क्या वही कंपोनेंट यूज हो रहा है कि कोई और कंपोनेंट, टेस्टिंग के लिए कुछ और कंपोनेंट गया है और एक्चुअल व्हीकल में कुछ और कंपोनेंट लगा है। सरकार ऐसी बहुत सारी चीजें करती है जो प्रोडक्शन लाइन से, कोई जो खाली प्रोडक्ट दिया जाता है उसको टेस्ट नहीं करती है, प्रोडक्शन लाइन से बाजार में जाके बाजार से गाड़ी उठा के चेक कर सकती है कि जो एक्चुअल लगा और जो उनको टेस्टिंग के लिए दिया गया था वो सिमिलर प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो आई थिंक क्योंकि ये एकदम से इतना ज्यादा तेज गति से बढ़ा है, शायद सरकार के पास भी उतनी मशीनरी नहीं थी कि वो इतनी स्ट्रिक्टली इन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इंश्योर कर सकती। तो ये इतनी जल्दी जो नए नए मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, सरकार को डेफिनेटली सोचना चाहिए कि उनके ऊपर कंट्रोल करें और उनको प्रोडक्शन की अनुमति देने से पहले पूरे प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए, क्वालिटी की जांच हुई है कि नहीं हुई है, क्या उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो ये सारे प्रोटोकॉल्स को निभा सकें। इनको एनफोर्स करना चाहिए। एट द सेम टाइम जो कस्टमर यूज कर रहा है, क्या उसको पूरी जानकारी है चार्जिंग के बारे में, क्या उसको पूरी जानकारी है कि किस तरह के पॉइंट में वो अपना स्कूटर प्लग कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। अभी तो घर के किसी भी पॉइंट में लगा देते हैं, क्या उसकी अर्थिंग है कि नहीं है। ये सारी चीजें जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कस्टमर की अवेयरनेस, कस्टमर की एजुकेशन की, गाड़ी सस्ती है, चलाने में सस्ती है, पर क्या मेरे घर पे सही तरह का इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, जहां पे मैं सेफली अपने स्कूटर को, 2 व्हीलर को या 3 व्हीलर को चार्ज कर सकूं। ये जानकारी कस्टमर के पास होना और गाड़ी खरीदने से पहले उसको अपने घर के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की पूरी जांच करवा लेना, ये अत्यधिक आवश्यक है। बिल्कुल, तो एक प्रोटोकॉल है जो पूरा फॉलो करने की ज़रूरत है और ग्राहकों को तो समझना ही होगा इन टर्म्स ऑफ, अगर हम जागरूकता की बात करें या एजुकेशन की बात करें, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे सरकार को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि एक क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाए और कैसे सिक्योरिटी गाइडलाइंस में बदलाव किए जाए, जो चीज़ें छूट गई हैं उसको शामिल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद निकुंज जी, समय निकाला आपने इस खास चर्चा के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और स्वदेश विचार में एक और अहम मुद्दा जिस पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं, प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एमवे एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने फर्म की लगभग 757 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। आपको बता दें कि फर्म मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम चलाने का आरोप फर्म पर लगा है। ईडी ने बयान में बताया है कि कुर्क की गई संपत्तियों में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में एमवे की जमीन, कारखाना, संयंत्र और मशीनरी, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स और फिक्स डिपॉजिट शामिल हैं। ईडी की ओर से की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच में खुलासा हुआ है कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में पिरामिड फ्रॉड चला
जा रहा है। ये देखा गया है कि बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड निर्माताओं के उत्पादों की तुलना में एमवे की ओर से पेश किए जाने वाले ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है। ये देखा गया है कि कंपनी ने 2002, 2003 से 2021-22 तक अपने बिजनेस ऑपरेशन में 27,562 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की और कंपनी ने वित्त वर्ष 2002, 2003 से 2020 और 21 के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेंबर्स को 7,588 करोड़ रुपए की कमीशन भी दी है। एमवे वित्त वर्ष 1996-97 से लेकर वित्त वर्ष 2020-21 तक भारत में शेयर कैपिटल के रूप में लगभग 21 करोड़ रुपए लाया है और कंपनी उनके निवेशकों और मूल संस्थाओं को लाभांश, रॉयल्टी और अन्य भुगतान के नाम पर लगभग 2859 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया है। एमवे इंडिया के खिलाफ एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम चलाने का आरोप है, जिसके तहत कंपनी की तमिलनाडु स्थित जमीन और फैक्ट्री समेत कई व्हीकल्स और अकाउंट्स में एफडीज समेत अटैच कर दिया गया है। एमवे इंडिया पर एक पिरामिड फ्रॉड स्कीम चलाने का इल्जाम लगाया गया है, जिसमें यह इल्जाम है कि डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क के गार्ब में एक पिरामिड फ्रॉड स्कीम को चलाया जा रहा था। ईडी ने अपने प्रोब में यह इल्जाम लगाया है कि एमवे के ज्यादातर प्रोडक्ट्स की प्राइस को काफी ऊपर रखा जाता है ओपन मार्केट के कंपैरिजन में, और एमवे ने 2002-03 से 2021-22 तक 27,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अपने बिजनेस ऑपरेशंस से कमाए हैं, जिसमें उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेंबर्स को 7,500 करोड़ का कमीशन दिया गया है। इसके अलावा एमवे 1996 में शेयर कैपिटल के तौर पर केवल 21 करोड़ रुपए भारत में लाया था और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तक एमवे ने ऑलरेडी 2800 करोड़ से भी ज्यादा पैसा डिविडेंड, रॉयल्टी और बाकी पेमेंट्स में खर्च कर दिया है। पिछले साल केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलर्स पर पाबंदी लगा दी थी कि वे किसी भी तरह की मनी सर्कुलेशन या पिरामिड स्कीम्स को नहीं चला सकते, जिसके बाद इस बात पर गौर फरमाया जा सकता है कि एमवे इंडिया के ऑपरेशंस पर सवाल उठा और उसी के चलते इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है। यह देखने वाली बात होगी कि इसके बाद कोई और संपत्ति को भी अटैच किया जाता है या नहीं। चलिए, तो इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। मिस्टर बेजोन मिश्रा, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो एमवे का फ्रॉड बेनकाब हुआ, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी को अंदाजा भी नहीं था। इस फ्रॉड को हम उन तमाम लोगों को कैसे समझाएं जो एमवे के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आतुर रहते हैं? बिकॉज एमवे, जैसा कि हम सब जानते हैं, काफ़ी लोकप्रिय ब्रांड भी है और इसको अलग अलग ज़रूरतों के लिहाज से लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इस तरह के फ्रॉड का किसी ने भी सोचा नहीं था। कैसे समझाएंगे आप इस फ्रॉड को आसान भाषा में? नहीं, आसान भाषा में समझाने के लिए हम लोगों को सरकार का मदद चाहिए, क्योंकि 1986 में हमको याद है फर्स्ट टाइम हम डायरेक्ट सेलिंग के साथ हम टच में आए और आज के दिन में करीब 60 लाख लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग में। केवल एमवे नहीं, कई कंपनीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में चलाते हैं। लास्ट ईयर चलकर दिसंबर में एक रूल्स बने, एक सही लीगल शेप बना इस व्यापार का। हमारा कहना यह है कि अब 60 लाख लोगों का रोजगार इसके साथ जोड़ा हुआ है कि इस ढंग से हम ये दिखा सकते हैं कि जितने लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वो लोग निश्चिंत रहे, उन लोग सुरक्षित महसूस करें। ये सरकार का काम है। हम समझते हैं कि ये कानून पहले ही लाना चाहिए था जब ये व्यापार शुरू किया गया इंडिया में। जब आप किसी को व्यापार करने के लिए इंडिया में बुलाते हो, उनको निवेश करवाते हो, उनको मदद करते हो कि वो अपना व्यापार को एक्सपैंड करें, और फिर सडनली आप ये कहते हो कि आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हो, आप पिरामिड स्कीम चला रहे हो, तो ये रेगुलेटर था कहां? अब तक रेगुलेटर क्यों नहीं रहा? जब इन लोग व्यापार शुरू किए उस टाइम क्यों नहीं रोके?
आप क्यों 60 लाख लोगों को पहले एक इंसेंटिव दिलाकर इस व्यापार में जुड़ने का आप एक इंसेंटिवाइज किया हमारे देश में, लोग जुड़ गए इसके साथ, लोगों को फायदा मिलने लगे, और आप तुरंत अभी ये बोल रहे हो ईडी अब ये कह रहा है कि वो जो निवेश किया उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो डिस्प्रपोर्शनेट है। बिल्कुल सही, हम ये कह रहे हैं कि हम ईडी का परिप्रेक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन एज अ कंज्यूमर एक्सपर्ट हम जो समझते हैं ये उस समय होनी चाहिए थी 1986 में, जब आप इस कंपनियों को लाइसेंस दिए कि आप इस ढंग का व्यापार कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को नोडल बनाए, और अभी चलकर दिसंबर में लास्ट ईयर में आप रूल्स बनाए। इतने साल क्यों आप लगाए एक कानून लगाने के लिए? अभी जैसे ई कॉमर्स चल रहा है हमारे देश में, उसका कोई कानून नहीं है, अभी तक उसका रूल्स नहीं बने हैं, अभी तक नेगोशिएशन चल रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपया हमारे देश में निवेश हो गया है ई कॉमर्स में। कल को ये पता लगे कि ई कॉमर्स पूरा फ्रॉड है, तो कैसे लगेंगे हमारे देश में? कौन निवेश करने आएंगे, कौन व्यापार करेंगे? तो हम सोच रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए लीगल अप्रोच में। ईडी का काम है चोर को पकड़ना। लीगल अप्रोच की आप बात कर रहे हैं, जिन गाइडलाइंस की आप बात कर रहे हैं मिश्रा जी, उसमें क्या क्या बातें प्रमुख हैं? चलिए, यहाँ पर गाइडलाइंस लाने में तो बहुत ज़्यादा देरी हो गई है। तमाम लोग जो कि इस सेक्टर के तहत जिनको रोजगार मिली हुई है उनके सर पे अभी तलवार लटक रही है, लेकिन जिन गाइडलाइंस की हम बात कर रहे हैं, हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये तमाम बातें जो ज़रूरी है वो इसमें इंक्लूडेड हो? ऐसी कौन सी स्ट्रेस पॉइंट्स है जो कि आप चाहते हैं कि क्लैरिटी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आप जब तक एक क्लैरिटी नहीं लाएंगे कि इस व्यापार का डेफिनेशन है क्या, वर्ल्ड ओवर इस व्यापार को चला रहे हैं लोग, अमेरिका, यूएस, रशिया, इन चाइना, ऑल ओवर द वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है एक कानून के तहत, एक फ्रेमवर्क के तहत। तो हम समझते हैं हमारे गाइडलाइन में क्लैरिटी होनी चाहिए। आज भी क्लैरिटी नहीं है। जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये सब में विस्तार से क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि जो भी इस व्यापार में जुड़े हुए हैं वो समझे कि हम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग का परिप्रेक्ष्य में आएंगे, जो ओवर प्रॉफिटियरिंग के परिप्रेक्ष्य में आएंगे, जो प्रॉफिटियरिंग के भाषा में आएंगे, क्योंकि कोई भी व्यापार प्रॉफिटियरिंग नहीं करनी चाहिए। हर व्यापार में प्रॉफिट होनी चाहिए, लेकिन प्रॉफिटियरिंग बहुत ही सही वर्ड नहीं है, वो सही नहीं है उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए। तो हम ऑलवेज ये समझते हैं कि गाइडलाइन ऐसी बननी चाहिए कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित महसूस हो। जो लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इस व्यापार को चला रहे हैं, जो इसमें निवेश ला रहे हैं, वो सब लोग सुरक्षित महसूस करें। तो इंडिया को उस ढंग से कानून लाना चाहिए जिस ढंग से हम समझते हैं कि और निवेश हो, क्योंकि आज केवल 60 लाख लोग जुड़े हुए हैं। ये सोचा जा रहा है कि बाय 2025 डायरेक्ट सेलिंग करीब 18 मिलियन लोगों को जॉब देंगे हमारे देश में। तो ये 18 मिलियन लोगों को जॉब दिलाने के लिए एक सही रूपरेखा बनना चाहिए, एक सही ढंग से एक तंत्र बनना चाहिए, नोडल लोगों को अपॉइंट होनी चाहिए जो रेगुलेटर बनेंगे, जो ओवरसाइट देखेंगे, जो ये नहीं कि वो करोड़ों रुपया कमा लेने के बाद आप फिर उनके पीछे लगे, वो ना करें। मिश्रा जी, लेकिन यहाँ पर मुझे आपसे ये भी पूछना है कि एमवे एक लौता तो नहीं है, ऐसे फर्जीवाड़े के मामले और भी ऐसे कई डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म हैं जिनके तहत जिनका भांडाफोड़ हुआ है, जो सामने आए हैं, इसके बावजूद भी सरकार की नींद नहीं खुली है। नहीं, इसलिए तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब ईडी किस ढंग से इसका एक परिभाषा निकालेंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि करीब 400 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हमारे देश में है ऑलरेडी, एंड ऑलरेडी इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट किए हुए हैं और भी आना चाह रहे हैं हमारे देश में, क्योंकि ये रूपरेखा बनाया गया है, रूल्स बनाया गया है, लॉ लाया गया है। अब कई लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी के नहीं होने के कारण अभी भी लोग नहीं आना चाह रहे हैं। और जो अभी घटना हुआ, इस घटना से तो और भी लोग बड़े मतलब माइन्यूटली देखेंगे अपना निवेश लाने के पहले। हम समझते हैं कि हम लोग का काम है कि एक ऐसा कानून बने जो सबके पक्ष में हो, लेकिन
उपभोक्ता सेंटर स्टेज में आनी चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसको सही वैल्यू मिलनी चाहिए फॉर मनी। यदि किसी को डिविडेंड दिया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है और वो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो क्यों नहीं उनको मिले। और यदि उपभोक्ता खुशी खुशी वो कीमत दे रहे हैं क्योंकि उनको उसको वो क्वालिटी मिल रहा है, उनको वो गुणवत्ता मिल रहा है, उनको वो ढंग का सामान मिल रहा है जो वो चाहते हैं, तो उसमें क्या कमी है। लेकिन हाँ, यदि कोई प्रॉफिटियर कर रहा है, प्रॉफिटियरिंग एंड प्रॉफिट में एक बहुत थिन रूपरेखा है, वो सही ढंग से आनी चाहिए ताकि कोई प्रॉफिटियर ना करे अपने बिजनेस में। प्रॉफिट जरूर कमाना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट में सही रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी प्रॉफिटियरिंग कर रहा है, उपभोक्ताओं को मतलब मद्देनजर रखते हुए वो उसका देखभाल नहीं कर रहा है, उसका हित पे नहीं काम कर रहे हैं, तो ईडी क्यों सारे जितने तंत्र हैं वो उसको तुरंत रोक देना चाहिए और उस पर कार्रवाई शुरू कर देना चाहिए जैसे हुआ है। बिल्कुल, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक स्पष्टता आए, एक क्लैरिटी आए, एक गाइडलाइन यहाँ पर निर्धारित की जाए ताकि एमवे जैसा जो फ्रॉड है वो आगे चलकर कभी भी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने, इस खास चर्चा में शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हमने देखा आईटी और फाइनेंशियल शेयरों की पिटाई हुई है। बाजार में गिरावट रही इसकी वजह से। लगातार चौथा सत्र जब बाजार कमजोरी के साथ बंद हुआ है। निफ्टी 17,200 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में लगभग 1100 अंकों से ज्यादा की गिरावट हमने देखी है। ओवरऑल आज का दिन कारोबार के लिहाज से कैसा रहा, सहयोगी मानसी दवे बता रही हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए लगातार फोर्थ ट्रेडिंग सेशन था जहां पर बाजार में कमजोरी हावी होती हुई दिखी। ऑफकोर्स एक लंबा वीकेंड पिछले हफ्ते हमने देखा, लेकिन उस वीकेंड की शुरुआत में भी सोमवार से लेकर बुधवार तक हमने बाजार में कमजोरी ही देखी थी और आज ये कमजोरी जो है वही कायम भी रही। अब क्योंकि इतनी ज्यादा कमजोरी बाजार में देखने को मिली, कुछ पॉजिटिव चीजें जो कि बाजार की आज रही उनसे शुरुआत करना चाहूंगी। एक तो डिफेंस स्पेस अप्रूव हो चुका है कि बाजार चाहे कितना भी कमजोर हो, डिफेंस स्पेस जो है वो परफॉर्म जरूर करता है। आप देखिए भारत डायनेमिक्स का शेयर आज अच्छी तेजी के बीच करीब 14% के ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखा। इसके अलावा केप्री ग्लोबल, इस स्टॉक पर भी नजर रखी आज हमने, क्योंकि करीब 15 से 16% तक की तेजी हमने देखी और अच्छी बढ़त के साथ ही इस स्टॉक में हमने ट्रेड काफी अच्छी तेजी पर देखने को मिला। एनटीपीसी का स्टॉक अगर 1 अप्रैल के बाद देखें अच्छी तेजी पर कामकाज आज के सत्र में कर रहा था, करीब 4.5% तक की बढ़त इस स्टॉक में देखने को मिली। और साथ ही फर्टिलाइजर स्पेस भी थे जो कि बाजार को तेजी दे रहे थे। अगर यहाँ पर हम देखें आरसीएफ, चंबल फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स अच्छी तेजी पर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो यहाँ पर कुछ हद तक बाजार को सपोर्ट इन तमाम स्पेसेस से देखने को मिले। लेकिन निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट में कंट्रीब्यूट यहाँ पर एचडीएफसी ट्विंस ने किया और साथ ही इन्फोसिस के नतीजों के बाद हमने देखा कमजोरी हावी होती हुई यहाँ पर देखने को मिली। और एचडीएफसी ट्विंस भी थे, करीब 60% कंट्रीब्यूशन इन तीनों की तरफ से ही आता हुआ निफ्टी में देखने को मिला। गिरावट में सबसे ज्यादा यहाँ पर इन स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा निफ्टी के गेनिंग स्टॉक्स पर अब आ जाइए। एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार में आज अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स थे जो कि कमजोरी भी दिखा रहे थे, जैसे कि इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी जैसे कि हमने अभी देखा, ये स्टॉक सबसे ज्यादा गिरावट हावी कर रहे थे। वहीं टेक महिंद्रा में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी पावर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहा था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा, टोरेंट पावर, वरुण बेवरेजेस, एचएल जैसे स्टॉक्स अच्छी बढ़त दिखा रहे थे। कमजोरी हावी होती हुई मिड कैप स्पेस में टाटा एलेक्सी, एम्फासिस, टाटा पावर, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलएनटी टेक्नोलॉजी की तरफ से यहाँ पर होती हुई दिख रही थी। इसके बीच मेजर गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, गेनिंग नहीं कह सकते, बाजार को कुछ हद तक जो सपोर्ट कर रहे थे उन सेक्टर्स में एफएमसीजी, मेटल और ऑटो शामिल रहे। हरे निशान के साथ थोड़ी सी तेजी यहाँ पर देखी, लेकिन इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में बिकवाली का दबाव, भारी बिकवाली निफ्टी आईटी स्पेस में हमने देखी। इसके ठीक पीछे निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल स्पेस और साथ ही सरकारी बैंक क्षेत्र में भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिला। तो क्लियरली बाजार ने संभलने की कोशिश की। एक समय ऐसा भी था दिन के दौरान जब रिकवरी आती हुई दिखी, लेकिन रिकवरी जो है आगे संभल नहीं पाई और क्लोजिंग में तमाम इंडेक्स, तमाम पॉकेट्स में बिकवाली ही हावी होती रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और नतीजों की बात करते हैं। मिड कैप आईटी कंपनी माइंडट्री ने चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा बढ़ा है लेकिन मार्जिन में साफ तौर से कमी आई है। कैसे रहे नतीजे, बता रही हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। जी उत्कर्ष, देखिए माइंडट्री के नतीजों की बात करें तो आज का अगर माहौल देखें तो आईटी सेक्टर के नतीजों ने काफ़ी निराश किया था।
पर माइंडट्री स्पेसिफिकली इतना निराश नहीं करता हुआ नजर आया है, क्योंकि अगर इनकी आय को देखें तो वो अनुमान के एकदम मुताबिक आई है, और इसके अलावा जो इनका मार्जिन है और जो मुनाफे का फिगर है वो अनुमान से बेहतर ही आया है। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाली है। एक एक करके नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले इनकी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 5.2% तिमाही दर तिमाही देखने को मिली है, और ये 5वां क्वार्टर है जब 5% से ज़्यादा की कंपनी ने कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दर्ज की है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। इसके अलावा अगर इनकी यूएसडी रेवेन्यूज़ में आय देखें वहाँ पे भी तिमाही दर तिमाही 5.2% का जंप देखने को मिला है एकदम अनुमान के मुताबिक। पर इनके मार्जिन्स जो हैं, हमारा अनुमान था कि इनके इबिट मार्जिन्स करीब 18.5% रहेंगे, पर कंपनी ने 18.9% अपने मार्जिन्स घोषित किए हैं, और साथ ही मुनाफे का अनुमान भी हम 440 करोड़ का लगा के चल रहे थे, पर कंपनी ने सरप्राइज करते हुए 473 करोड़ का मुनाफा घोषित किया है। तो क्लियरली आय अनुमान के मुताबिक है, बट इसके अलावा बाकी के जो हेडलाइन नंबर्स है वो अनुमान से ज़्यादा है। हाँ, ज़रूर कुछ हेडविंड्स है, जैसे हम एट्रिशन रेट की बात करें तो वो काफ़ी एलिवेटेड लेवल पे 23.8% पे आया है। इसके अलावा इनका BFSI ट्रैवल सेगमेंट तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, 9% की तिमाही दर तिमाही ग्रोथ है, बट इनका रिटेल सेगमेंट में थोड़ा सा प्रेशर है। तिमाही दर तिमाही वहाँ पे करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। TCV डील विंस की अगर बात करें तो वो तीसरी तिमाही से ज़्यादा इस बार देखने को मिली है, करीब $390 मिलियन की चौथी तिमाही में कंपनी ने डील विंस जो है रजिस्टर की हैं। तो ऑल एंड ऑल बहुत बुरे नहीं आए हैं नतीजे, और इसी के साथ जो मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो आने वाले समय में इंडस्ट्री को लीड करने के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा उनका कहना है। आने वाले समय में देखना होगा कि स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है। सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी एसीसी के कल नतीजे आने वाले हैं, और नतीजों को लेकर क्या अनुमान है बता रही हैं मानसी दवे। तो सीमेंट की दिग्गज कंपनी एसीसी के Q1 कैलेंडर ईयर 2022 के नतीजे आने वाले हैं। वॉल्यूम्स के लिहाज से अगर देखें नंबर्स में गिरावट देखने को मिल सकती है, हालांकि रियलाइजेशंस जो हैं वो सुधरते हुए दिखने की अनुमान यहां पर नजर आ रहे हैं। साथ ही बिक्री की अगर बात करें, लगातार जो डिमांड में बढ़ोतरी है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि बिक्री पर पड़ता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। अनुमान हम ये लगाकर चल रहे हैं कि वॉल्यूम्स जो हैं वो सालाना आधार पर 3% तक टूटते हुए दिख सकते हैं, हालांकि रियलाइजेशंस जो हैं अराउंड 6.7% की बढ़ोतरी यहाँ पर ऑन ईयर बेसिस देखने की संभावना है। साथ ही जैसे कि मैंने कहा, डिमांड में बढ़ोतरी है जिसका इम्पैक्ट बिक्री पर पड़ता दिखेगा। करीब 8.9 से 9% की बढ़ोतरी बिक्री के फ्रंट पर अनुमान हम लगाकर चल रहे। 4,213 करोड़ से कंपनी की बिक्री जो है 4,588 करोड़ पर जाती हुई दिख सकती है। तो क्लियरली बिक्री जो है एक पॉजिटिव चीज है जिस पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा हमने कॉस्ट में लगातार इंक्रीज देखी है, साथ ही रियलाइजेशंस में इंक्रीजिंग ट्रेंड है जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि कामकाजी मुनाफे यानी एबिडा पर पड़ता हुआ दिखेगा। अनुमान यही है कि करीब 25 से 26% की गिरावट एबिडा के फ्रंट पर नजर आ सकती है। मार्जिन्स में क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कॉस्ट प्रेशर है, सीमेंट कंपनियों के लिए एक डेंट पड़ता हुआ जरूर दिखेगा। 18.5% से मार्जिन्स जो है 12.6% तक लुढ़कते हुए दिख सकते हैं, और बिक्री जो है यहाँ पर भी 34 से 35% तक की गिरावट का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। खासतौर से कुछ चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान रखना होगा प्राइसिंग के ट्रेंड पर, क्योंकि सीमेंट कंपनियां लगातार प्राइस हाइक कर रही हैं। डिमांड के ट्रेंड पर नजर रखनी होगी, साथ ही इनपुट कॉस्ट का जो बढ़ोतरी जो है उनका नतीजों पर क्या असर है इस पर नजर रखनी होगी, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट सीमेंट एसीसी के नंबर्स पर दिखता है नहीं, इस पर हमारी नजर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएनजी की कीमतों में हुए इजाफे के खिलाफ आज दिल्ली में ऑटो और टैक्सी का चक्का जाम है। स्ट्राइक की वजह से राजधानी में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राहत की बात यहां पर यह है कि लोगों की मुश्किलों को देखते हुए टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स ने अपनी 2 दिनों की हड़ताल को आज ही खत्म करने का फैसला लिया है, यानी मंगलवार को दिल्ली वासियों को ऑटो टैक्सी की हड़ताल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज इस स्ट्राइक ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। स्ट्राइक को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से पैसेंजर एडवाइजरी जारी की गई है, और इसमें पैसेंजर्स से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। वहीं इस हड़ताल को लेकर ऑटो टैक्सी चालकों का क्या कहना है, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। आप लोग ऑटो चलाते हैं, कितने समय से ऑटो चला रहे हो आप? 7 साल हो गया। मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी, कितने साल? 7 साल से आप ऑटो चला रहे हो। कभी इतना देखा था कि इतना सीएनजी का दाम बढ़ जाएगा? नहीं, लगभग 2-3 महीने बहुत ज्यादा ही सीएनजी का रेट बढ़ गया है। 2-3 बढ़ गया है बहुत ज्यादा। कैसे घर का खर्च वगैरह चल पा रहा है? खर्चा तो वही है, हर ड्राइवर के क्या है, कमाएगा और खाएगा।
परिवार को देखना होता है, और कुछ तो है नहीं। बंदा सुबह निकलेगा शाम तक मेहनत करेगा, इसमें क्या कमा लेगा? 1000 से 1200 रुपए। चलान देखो कितनी महंगी है। मैं ही हूँ बिलाट वर्दी हूँ, 10,000 की चलान है। 10,000 की पकड़े गया तो 10,000। आपने इसलिए वर्दी नहीं पहनी क्योंकि ऑटो मैं गाड़ी नहीं चला रहा, नहीं चला रहे हैं। सुबह से ही गाड़ी लगा रखा हूँ। मैं देख रहा हूँ ज्यादातर ऑटो वाले आज कपड़ा मतलब ऑटो वाला जो वर्दी होती है नहीं पहन रहे। सारे ऑटो वाले के कहना यही है, भाई सीएनजी रेट बढ़ गई, सीएनजी रेट बढ़ गई। सारे चुप्पे हैं, बोलने के सामने कोई आता नहीं है, पता नहीं उनके डर क्या है। मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ लोग हैं। आप कितने समय से ऑटो चला रहे हैं? 15 साल हो गया सर। 15 साल से चला रहे हैं ऑटो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ही चलाते हैं, आसपास और भी कहीं? नहीं, पूरे दिल्ली चलते हैं सर। चलते रहते हैं। तो आज क्या डिमांड क्या कर रहे हैं आप लोग हड़ताल में? क्या आप लोग दाम बढ़ाना चाहते हैं क्या? नहीं, हमें सीएनजी का रेट घटाना चाहिए। और शराब है, शराब को 25% रेट घटा दिया गया, सीएनजी को रेट बढ़ा दिया गया। तो शराब को रेट, एक मिनट, हाँ, शराब को रेट बढ़ा देना चाहिए और सीएनजी का रेट घटा देना चाहिए। क्योंकि पहले हम लोग 150-200 का गैस बुझवाते थे, अब 400-500 का गैस बुझवाना पड़ता है। तो जितना कमाते नहीं उतना सीएनजी बुझवाना पड़ता है सर। तो इसलिए कि हम लोगों को सीएनजी का रेट कम करना चाहिए। और रेट हम लोग का वही है, पहले जो मीटर है वही रेट है। ये तो है नहीं कि जो बढ़ा हुआ है, तो हम लोग क्या कमाएंगे, इसमें क्या खाएंगे सर। तो आज जो है सवारियों को आप लोग क्या कह रहे हैं? जैसे आप लोग यहाँ लगा के रखे हैं, कई सारे सवारी हमने देखा, बहुत सारे पैसेंजर परेशान भी हो रहे हैं, वो लोग से क्या बोलते हैं? सर हम लोग बोलते हैं कि हमें स्ट्राइक पे है। इसमें 100 में 10% लोग चला रहे हैं, 90% स्ट्राइक पे है। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एक स्ट्राइक पे है, जो गाड़ी चल के आ रही है अगर वो जाना चाहते हैं तो उनके साथ जाइए आप। लेकिन कई सारे लोग बड़ा चार्ज भी ज्यादा मांग रहे हैं, पैसा ज्यादा मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? अब रीजन तो है ही ना सर। अगर बंदा कोई रिक्स लेके जा रहा है, रास्ते में उसकी नुकसान हो गया, वो तो अपने रिक्स पे लेके जा रहा है, तो 2 पैसा बढ़ा के मांग रहा है, इसी कारण है। सही बात। चलिए वहीं देखते हैं नज़ारा दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जो हमेशा लोगों की भीड़ ऑटो टैक्सी से खचाखच भरा रहता है। आज अगर मेरे कैमरा पर्सन एजाज आपको दिखाएं तो ये रोड खाली खाली से दिखाई दे रही है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पहाड़गंज वाला साइड है। और अमूमन आप भी अगर आप इधर साइड पे आई होंगी तो आपने भी देखा होगा, यहाँ अक्सर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। ऑटो वाले लाइन से खड़े रहते हैं, टैक्सी वाले खड़े रहते हैं, ओला उबर वाले रहते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति आप भी देखिए तो दूसरे तरफ यहाँ पब्लिक है, काफी देर से खड़ी हुई है। ज्यादातर लोग अब बस के ऊपर सहारे पे है, बस के सहारे पर है, क्योंकि टैक्सी मिल नहीं रही है। क्यों सर, आपने भी टैक्सी करने की कोशिश की क्या? हाँ, नहीं सर, मैं बस की वेट कर रहा हूँ अभी। मैं बस का वेट कर रहे हैं। कह रहे हैं आज हड़ताल के कारण बसें मतलब टैक्सी मिल नहीं पड़ रही। हाँ सर। ऑटो मिल नहीं पा रहा है? नहीं, अगर मुझे बस नहीं आएगी तो मैं क्या करूँगा सर मैं अभी। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने अभी बस का इंतजार कर रहे हैं या टैक्सी? बस का इंतजार कर रहे हैं। मैम आप लोग को बस आ नहीं रही है, आप लोगों ने टैक्सी का इंतजार किया था या क्या? ऑटो नहीं, बस आई थी पर रोक नहीं रही। 1 घंटा हो गया हमें खड़े खड़े। 1 घंटे हो गए, यानी कि बस भी भरी भरी आ रही है? हाँ, बस भी भरी भरी आ रही है। स्ट्राइक के कारण ये सब हो रहा है? हाँ, आज हड़ताल है ना, इसलिए। ऑटो और उसकी? हाँ, ऑटो। आपने ऑटो ट्राई किया? ऑटो नहीं, अभी तो हमने ऑटो ट्राई नहीं करा, बस के लिए इंतजार खड़े हैं। ठीक है, ओके। आपने अभी ऑटो, अब आप देखोगे क्या करोगे, कैसे? जी अभी देखते हैं, बस नहीं तो फिर तो ऑटो या कुछ न कुछ। ऑटो भी मिल नहीं रहा आज तो फिर अब देखते हैं, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। आपको कहाँ जाना है आंटी? ओखला जाना। क्या हुआ, गाड़ी नहीं आ रही है अभी? बस नहीं आ रही, 11 बजे से खड़े हुए हैं। बस भी नहीं आ रही है। तो ये स्थिति है। देखिए, चाहे ऑटो हो चाहे बस हो, बस की क्या स्थिति है, बस के साथ दिक्कत ये हो रही है कि बसें भरी भरी आ रही हैं, तो जो आती भी है वो भी कम संख्या में, मतलब अगर दिखाई भी दी तो बैठ नहीं पाती सवारी। तो ये कारण है, दिक्कत ये सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जी चलिए, तो ये रहा स्ट्राइक का आलम दिल्ली में। हम आगे बढ़ेंगे। कॉनकॉर्ड के विनिवेश को लेकर एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मौजूदा कारोबारी साल में कॉनकॉर्ड का विनिवेश नहीं हो पाएगा। क्या है इसकी वजह, आगे क्या कदम होगा, तमाम डिटेल्स सहयोगी मेघना मित्तल दे रही हैं। जी बिल्कुल, कॉनकॉर्ड का स्ट्रैटेजिक सेल जो कि 2019 से गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, इस साल भी होना मुश्किल लग रहा है, ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ये हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का कॉनकॉर्ड में 50% से ज़्यादा स्टेक है और CCA ने 30% से ज़्यादा स्टेक सेल का अप्रूवल दिया था। उसके साथ मैनेजमेंट राइट्स का भी ट्रांसफ़र होने का अप्रूवल मिल चुका है। हम जानते हैं कि जो इशू है, जो कॉनकॉर्ड स्ट्रैटेजिक सेल की वजह से जो अटका हुआ है, वो है लैंड लीज पॉलिसी रेलवेज़ की।
रेलवेज़ ने जो लैंड लीज पॉलिसी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग जो कॉनकॉर की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे कि स्ट्रैटेजिक सेल कॉनकॉर का बहुत ही अनअट्रैक्टिव हो गया है। इसीलिए दीपम और रेलवेज़ मिनिस्ट्री में कॉन्टिन्यूस डिस्कशंस चल रहे हैं कि क्या एक सूटेबल लैंड लीज पॉलिसी हो सकती है कॉनकॉर के लिए, जिसका अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल पाया है। हमारे सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जब भी लैंड लीज पॉलिसी पर एक रजामंदी बनती है, उसके बावजूद कम से कम 1 साल लगेगा इस लैंड लीज इस स्ट्रैटेजिक सेल के कंप्लीट होने के लिए। यही वजह है कि इस साल कॉनकॉर का स्ट्रैटेजिक सेल लगभग नामुमकिन है। एसबीआई कोटक बैंक ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी कर दी है, इससे लोन की ईएमआई बढ़ेगी। इसके अलावा आम लोगों पर किस तरह का असर पड़ेगा, डिटेल्स में समझा रहे हैं सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, बिल्कुल ईएमआईज़ पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो होम लोन रेट्स होते हैं वो कई तरीके के बेंचमार्क से लिंक्ड होते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा तबका है, करीब 80% होम लोन्स होंगे वो एमसीएलआर से लिंक्ड हैं। बाकी बीपीएलआर है, रेपो लिंक्ड रेट्स हैं, वो भी एक पोर्शन है, लेकिन जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है वो एमसीएलआर से लिंक्ड होता है। तो चूंकि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं एमसीएलआर में, कोटक महिंद्रा बैंक ने 5 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं, तो ये लग रहा है कि रेट साइकिल, जो हाइक की रेट साइकिल है वो शुरू हो गई है। और अभी के लिए कम से कम इन 2 बैंकों के जो ग्राहक हैं उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी इसी एवज में। साथ ही साथ उम्मीद ये भी है कि जो बाकी लोन हैं, बाकी जो बैंक्स हैं वो भी अपना रेट्स बढ़ा सकते हैं। तो मोटे तौर पे ये देखना चाहिए कि अगले 1 साल में ईएमआईज आपकी और महंगी हो सकती हैं। और ये जो रेट साइकिल है वो यहाँ से शुरू हुई है। और इसलिए मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया था कि आरबीआई ने भी जो इस बार एकोमोडेटिव स्टांस को रिटेन ज़रूर किया है, लेकिन एक ग्राउंड तैयार कर लिया है कि आगे कम से कम 3 से 4 रेट हाइक हो सकती हैं। तो मतलब अभी तो एग्जिस्टिंग जो होम लोन रेट्स हैं वो महंगे हुए हैं, साथ ही साथ आगे जाकर जो आप नए लोन लेना चाहते हैं वो भी महंगे होंगे। तो ये रेट साइकिल का एक बिगनिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात फिर से लौटते कोरोना की, जिसने दिल्ली एनसीआर में तेजी से अपने पांव पसार दिए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए स्वदेश विशेष में। करीब 3 साल होने को आए हैं, मगर कोरोना रह रहकर वापस लौट आता है और इस बार भी फिर से कोरोना के केस बढ़ने लग गए हैं। पिछले साल यही वक्त था, यही समय था, अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी थी और हम सब ने किसी न किसी अपने को खोया था। और तब से दिल दहला देने वाले सीन्स हमें आज भी रातों में जगा से देते हैं। वहीं इसी महीने पिछले 7 दिनों में कोरोना के मामले अचानक से बढ़ गए हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में अचानक कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से अलर्ट मोड पर ला के रख दिया है। आखिर ये कौन सा वेरिएंट है, इस वायरस की फिर से क्यों वापसी हो रही है, क्या हमारी ढिलाई से हो रही है कोरोना की दस्तक, क्या ये चौथी लहर की आहट है? कई सवाल है हमारे मन में जो फिर से पैदा हो रहे हैं, जिन पर हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में केस कैसे लौट रहा है कोरोना। भारत में फिर लौट रहा कोरोना। देश में 24 घंटे में 2183 नए केस। दिल्ली में फिर कोरोना का तांडव। एक दिन में 517 नए केस आने से हड़कंप। पॉजिटिविटी रेट 4.21% पहुंचा। यूपी, हरियाणा में कोरोना विस्फोट। बिहार में स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। एयर इंडिया ने की हांगकांग की उड़ान कैंसिल। क्या ये चौथी लहर की आहट है? ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली, जो कि सदस्य हैं कोविड टास्क फोर्स के, और चंद्रकांत लहरिया, डॉक्टर जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। गौतम सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। यहाँ पर कैसे देखें इस नंबर्स को? डर काफ़ी है, सवाल काफ़ी हैं, किस नज़रिए से देखा जाए? क्या डरने की ज़रूरत है यहाँ पर? क्या सावधानी थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए हम लोगों को? जी, मेरे हिसाब से इसमें डरने की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यस, नंबर ऑफ केसेस थोड़े से दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में बढ़ रहे। हर बार ये होता है, जो भी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव थी, केसेस हमेशा सबसे पहले
महाराष्ट्र, मुंबई, केरला में बढ़ते थे और उसके 1 महीने बाद रेस्ट ऑफ द कंट्री में जाते थे। लेकिन इस बार हवा थोड़ी उल्टी चली है। दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, राजस्थान, हरियाणा उधर बढ़ रहे हैं और इधर थोड़े कम हो रहे हैं केसेस वगैरह। मेरा ये मानना है कि ये कोई वेव नहीं है। पहली बात हमको क्लियर कट करना पड़ेगा, ये वेव नहीं है, कोई 4th वेव, 5th वेव, 3rd वेव नहीं है। 3 वेव थी, तीनों वेव खत्म हो चुकी है। अभी जो ये आ रहे हैं, ये बदला हुआ मौसम है, ये एक तरह का सीजनल फ्लू है जिसमें नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के चांसेस है। ठंडा मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, लोगों को ठंडा कुछ खाने पीने की इच्छा करती है, उससे खांसी हो सकती है, कोल्ड हो सकता है, फीवर आ सकता है। लोगों को थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है कि जिसको भी अगर कफ वगैरह होता है, खांसी होता है, उसको मास्क लगाना चाहिए। लेकिन कोई बहुत बड़ा पैनिक होना, घबराना जरूरत नहीं है। जितने भी केसेस आ रहे हैं, आज 500 के लगभग केसेस है, लेकिन अगर आप देखें उसमें कोई हॉस्पिटल एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन नील है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ रही है। मरीज घर पे ही बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। सो इस तरह से जो भय था फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का, वो भय या डरने की बात बिल्कुल नहीं है। चंद्रकांत सर, आपके पास आना चाहेंगे यहाँ पर। आप जो आसपास जब लोगों से बात कर रहे हैं, जो नंबर्स आए हैं, किस तरीके का सेंस मिल रहा है आपको? याद रखने की बात है कि अब इस स्टेज ऑफ पेंडेमिक पर हमें सिर्फ इन्फेक्शन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि SARS-CoV-2 जो वायरस है, जो कोविड-19 करता है, अब हमारे आसपास है, हर जगह है। अब परिस्थिति पे 2 साल पहले से पूरी तरह बदल चुकी है। 2 साल पहले अगर वो इन्फेक्शन होता तो लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, उनको नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी आफ्टर प्राकृतिक संक्रमण के बाद, तो उनको गंभीर बीमारी होने का खतरा था। अब संक्रमण भले ही हो, व्यक्ति को गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है। इसलिए अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसका वायरस का इन्फेक्शन हो गया। तो सिर्फ जो लेबोरेटरी से कोविड-19 कंफर्म केस हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देने की बात है कि क्या उसकी वजह से गंभीर बीमारी हो रही है। तो उसका जवाब है कि जो भी हेल्दी एडल्ट्स हैं और जिनको भी दोनों वैक्सीन के दोनों शॉट लग चुके हैं या जो बूस्टर के लिए एलिजिबल है, वो बूस्टर लगवा चुके हैं, तो उनको संक्रमण होने के बाद भी गंभीर बीमारी होने का खतरा नहीं है। अभी जो चीज देखी जा रही है कि केसेज भले ही बढ़ गए हैं और कहने के लिए 90% इंक्रीज बोला जा रहा है, लेकिन लो बेस लाइन था। अर्थात पहले 1000 केस थे, तो 1000 में अगर 1000 और बढ़ गए तो उसको 90% के करीब बोल रहे हैं। हमें उस नजर से नहीं देखना होगा। संक्रमण या वायरस हमारे आसपास है, केसेज अधिक रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन या गंभीर बीमारी नहीं हो रही है। हमें किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है। वायरस अब हमारे आसपास रहेगा और ऐसी परिस्थितियां आती रहेंगी जिसमें कभी केसेस बढ़ेंगे, फिर कभी घट जाएंगे। हमें हर परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सरकारों को ख्याल रखना होगा कि इसको ट्रैक करते रहें, साथ में इस बात पर नजर रखें कि कौन सा वेरिएंट है, साथ में जिन लोगों को संक्रमण हो रहा है उनके क्लिनिकल सिम्टम पर भी नजर रखनी होगी। तो अगर उनमें कुछ मेजर बदलाव नजर आता है, तब हमें कुछ कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल चिंतित होने की कोई भी बात नहीं है। श्री गौतम सर, आपके पास आएंगे, लेकिन पहले एक खबर पर नजर डाल लेते हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी में एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा, गाजियाबाद, एनसीआर के आसपास के जिलों में कोरोना संक्रमण की दर में इजाफा देखा रहा है। ऐसे में सीएम योगी ने एनसीआर से सटे जिलों में पब्लिक प्लेस पर मास्क को जरूरी करने के निर्देश दिए। इस निर्देश के बाद यूपी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने का आदेश जारी कर दिया है। राजधानी लखनऊ में भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। गौतम सर, आपके पास आते हैं। यहाँ पर मास्क को लेकर पहले कुछ दिन पहले छूट हुई थी और जैसे ही छूट हुई लोग मास्क भूल ही गए थे। क्या आपको लगता है अभी इस समय में मास्क पहन के रखना कम से कम कुछ समय तक जरूरी है? जी, मेरे हिसाब से जो भी लोग, जिनको भी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी होती है, उन लोगों को मास्क पहनना चाहिए, चाहे वो कोविड का टाइम है, चाहे कोविड का टाइम नहीं है। उससे हम लोग न केवल ये बीमारी, बाकी अन्य जो संक्रामक बीमारियां, जो इन्फेक्शन डिजीज है, उनको भी फैलने से रोकते हैं। तो मास्क हमको हमारी जिंदगी में रखना है कि हमें कभी भी अगर खांसी आती है, कोल्ड हो रहा है, तो हमारे से वो बीमारी, चाहे वो कोविड वायरस हो चाहे कोई और वायरस हो, वो नहीं फैले, तो मास्किंग करना चाहिए। और अभी ये टाइम है जब हम लोग ठीक होके निकले हैं, 3rd वेव से भी हम लोग बहुत अच्छे से मुकाबला करके बाहर निकल के आए, तो मास्किंग, जिनको भी खांसी वगैरह होती है, जिनको भी कोल्ड है, जिनको भी फीवर है, उन लोगों को मास्किंग करना चाहिए, या जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं उनको मास्क लगा के रखना चाहिए।
कोविड का खतरा इतना नहीं है, डर नहीं है, बट अननेसेसरी अगर फैलता है, नंबर बढ़ते हैं, हम लोग नंबर गेम में बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। नंबर बढ़ते हैं तो हर जगह हाहाकार मच जाता है कि 90% बढ़ गया। फिर IIT वाले बीच में आते हैं, वो बोलते हैं कि इतने परसेंटेज बढ़ जाएंगे। दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, ये बायोलॉजी है, इसलिए कोई परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हजार का अगर 1200 या 2000 भी होता है तो उसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं, बिकॉज ये बहुत ही माइल्ड से भी हल्का है। वायरस खत्म नहीं होता है, वायरस अपना म्यूटेशन बदलता है, अपना रूप बदल के अलग अलग फॉर्म में आता है, लेकिन बहुत ही वीक है। और हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन, जिसकी तारीफ करनी होगी, कि हमारी लीडरशिप की तारीफ करनी पड़ेगी, इतना अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ है। उसी वजह से हम थर्ड वेव को भी बहुत अच्छे से पार कर पाए। और अभी जो बच्चा पूछा, थोड़ा भी अगर वायरस का कोई म्यूटेशन आता भी है, कोई नया वेरिएंट आता भी है, तो बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन हम आराम से उसका मुकाबला कर लेंगे, हम पार पा लेंगे। इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ मास्क पहनना है। चंद्रकांत सर, जो वेरिएंट की हमेशा बात होती है और वेरिएंट से डर लगता है, वेरिएंट से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम सब ने दूसरे लहर का वेरिएंट देखा है, तो घबराहट जो है वो लाजमी है। ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन के बारे में, जो जैसे हमें गौतम सर ने भी कहा कि हमने थर्ड वेव को बड़े आसानी से पार कर लिया, बहुत अच्छे से पार किया, क्योंकि हम वैक्सीनेटेड भी थे और जो वेरिएंट भी था वो भी इतना खतरनाक नहीं था। अभी जो एक केसेस आ रहे हैं उसमें कौन सा वेरिएंट आ रहा है सर? क्या ये ओमिक्रॉन ही है, या जो हम एक बात करें चाइना से वेरिएंट आ रहा है XE, जो भी ओमिक्रॉन से थोड़ा सा आगे वेरिएंट है, वो वेरिएंट है? यह ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। हमें याद रखना होगा कि ओमिक्रॉन के कुछ सब लिनिएज मिले हैं, BA. जिनको BA के नाम से जाना था, BA.1 से लेके BA.5 तक। तो फिलहाल दुनिया में ओमिक्रॉन का ही स्प्रेड हो रहा है। जो XE है वो BA.1 एंड BA.2 के मिक्स है, उसमें थोड़ा सा अधिक ट्रांसमिशन होता है, लेकिन याद रखने की बात भारत के संदर्भ में यह है कि ओमिक्रॉन ही है, और भारत में BA.2 की वजह से थर्ड वेव आई थी। तो साइंटिफिकली हम जानते हैं कि जिस वेरिएंट की वजह से कोई भी वेव आ जाती है, उसके बाद इमीडिएटली कम से कम 4 से 6 महीने और 8 महीने तक उसी वेरिएंट की वजह से अगली वेव नहीं आ सकती है। तो चूंकि जो भी वेरिएंट सर्कुलेट हो रहे हैं BA से लेके XE तक, वो सारे ओमिक्रॉन के प्रकार हैं, इसलिए भारत में फिलहाल गंभीर बीमारी होने का खतरा नहीं है। लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा कि संक्रमण एक अलग बात होती है, क्योंकि SARS-CoV-2 जो वायरस है अब हमारे आसपास है, और कोई भी तरीका नहीं है कि उसको हम प्रकृति से खत्म करें, और ना करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब वो संक्रमण करता रहेगा, लेकिन चूंकि लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, और इस बात को हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, तो हाइब्रिड इम्यूनिटी के बाद व्यक्तियों को भले ही संक्रमण हो जाए, जो कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव निकले, लेकिन उसको गंभीर बीमारी होने का खतरा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पहली बार किसी इंजीनियर के हाथों में भारतीय सेना की कमान होगी। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी होंगे जो देश के आर्मी चीफ का पद संभालेंगे। फिलहाल वाइस चीफ ऑफ आर्मी के पद पर मौजूद मनोज पांडे जनरल MM नरवणे की जगह लेंगे। जनरल MM नरवणे इस महीने के अंत में रिटायर हो रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इससे पहले ईस्टर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं, और इसके साथ ही वो अंडमान एंड निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ का पद भी संभाल चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल हासिल कर चुके हैं। इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।